थैंक यू अजय भाई। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आभारी हूँ। आभारी हूँ आपके ग्रुप का, आप सभी का। मुझे आज शेयरिंग का मौका दिया। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विनोद भाई। हाय विनोद जी। हाय। हाय अजय भाई। हाय। हाय दोस्तों। ईश्वर की असीम कृपा, प्रोग्राम, फेलोशिप और मेरे परिवार का साथ, आप सब लोगों का साथ आज के दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा है। सुकून से हूँ। सौभाग्यशाली हूँ, आज जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ। अपनी जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ और शेयरिंग कर पा रहा हूँ आपके बीच। ईश्वर की असीम कृपा दोस्तों। आज से 2 दिन पहले एक एक दिन करके ईश्वर ने मुझे ये जिंदगी दी कि एक एक दिन करके इन 11 सालों का सफर रिकवरी का पूरा हुआ। और ये समझ पाता हूँ दोस्तों कि कितना बड़ा उपहार है मेरे लिए। मैं हमेशा अपनी शेयरिंग में बोलता हूँ, एक ही जन्म में पुनर्जन्म। क्योंकि दोस्तों वो समय क्रॉनिक यूजिंग का मेरा इस तरह का था कि मुझे लगा नहीं था कि ये जीवन अब मैं जी पाऊंगा। उम्मीदें छोड़ चुका था। फिर शायद ईश्वर को कुछ मंजूर था। ईश्वर की कृपा थी, आप लोगों के बीच पहुंचा। मेरा होप ग्रुप, मेरे ओल्ड टाइमर्स, मेरे स्पॉन्सर्स, उन सबके बगैर ये संभव नहीं था दोस्तों, जीवन जो आज चल रहा है। मेरा दोस्तों जन्म इंदौर के बड़े एक धार्मिक से परिवार में, पूरा धार्मिक परिवार, अच्छा परिवार उसमें हुआ। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा। अतिरिक्त केयर, अतिरिक्त लाड़ प्यार सब मिला और अच्छा जीवन शुरू हुआ दोस्तों। अच्छी शिक्षा और सब कुछ अच्छा चलते चलते मैं जब अपने क्रॉनिक यूजिंग में था दोस्तों, तो मुझे बार बार एक प्रश्न अपने आप से पूछता था, जब बहुत पीने के बाद बेसुध सी अवस्था में रहता था, अपने आप से भी और भगवान से भी, कि मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई। ऐसा तो कोई वजह, ऐसा तो कोई कारण नहीं था मेरी लाइफ में कि मैं इस तरह से शराब पीऊंगा या मेरी ये स्थिति हो जाएगी। तो समझ में नहीं आता था दोस्तों। सब चीजों के जवाब मिले मुझे, उन सारे प्रश्नों के जवाब मिले, उन सारी बातों को समझ पाया अर्ली चाइल्डहुड से जो मेरा स्वभाव था। मैंने इसलिए पहले कोट कर दिया ये कि प्रोग्राम ने मुझ पे कैसे काम किया। दोस्तों, शिक्षा पूरी हुई और समझ पाया मैं प्रोग्राम में आने के बाद कि जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरे जीवन में जटिलता बढ़ रही थी, मेरी दिमागी जटिलता। उदाहरण के लिए, परिवार में पेरेंट्स से टकराव, बाहर मनमर्जी चलाना, डोमिनेंसी शो करना। पर शायद ईश्वर की इच्छाएं उस समय मेरी इच्छाओं से मेल खा रही थी। शिक्षा भी अच्छे से हुई, क्योंकि फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे और उनका मन था कि मैं जॉब ही करूं, पर मेरा टकराव था कि मुझे अपना काम करना है। उस बात को लेकर उनसे मेरा पहला टकराव हुआ। पर वहां भी शायद ईश्वर की इच्छा थी, मेरी इच्छाओं से मिलती हुई। अच्छा सफल हुआ उसमें। मेरी सोशल लाइफ अच्छी सक्सेसफुल रही है, राइट फ्रॉम द कॉलेज लाइफ। और इन सब के चलते चलते एक सफलता का नशा, अहंकार, दिखावा, ये सब मेरे अंदर घर कर रहे थे दोस्तों। कर क्या रहे थे, प्रोग्राम ने मुझे समझाया, सब मेरे अंदर है ही है। पहला ड्रिंक दोस्तों जब मेरे हाथ में आया, उसके पहले मुझे शराब से बहुत घृणा थी, क्योंकि मेरे फादर अल्कोहलिक थे। मेरी मदर को अल्कोहल पसंद नहीं था। मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, उसमें शराब कोई असामान्य बात नहीं है। न कल थी, ना आज भी है। मेरी मदर जब विरोध करती थी मेरे फादर से, तो उनके झगड़े में देखता था, वो बुरा प्रभाव डालते थे मेरे दिमाग पे, और मैं घृणा करता था शराब से। गंदी चीज है, लोगों की हालत ऐसी हो जाती है। पर कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद इस तरह की, इस किस्म का शराबी हो जाऊंगा। जो दुर्गति मेरी की शराब ने, वो तो मेरे फादर की भी नहीं हुई थी। दोस्तों, पहला ड्रिंक जब मेरे हाथ में आया, तो कुछ तो भी परिस्थितियां थी। मैंने प्रतिकार भी किया, लेकिन कोई जबरदस्ती तो गले में डालता नहीं। चढ़ाया गया मुझे, अरे यार तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे यहाँ तो चलता है। और तो, एक बार टशन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए
वो पहला ड्रिंक लिया दोस्तों मैंने। और उस पहले ड्रिंक को लेने के बाद जो कुछ हुआ वो तो अपनी जगह ठीक था। एक पेक था मात्र। लेकिन दोस्तों मैं कम से कम 6 महीने शॉक में रहा कि मैंने शराब पी ली। मैं असहज सा महसूस करता था 6 मंथ तक। और मेरे पहले ड्रिंक में और उसके बाद के ड्रिंक में कम से कम 4 साल का डिफरेंस रहा। बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके एमएससी प्रीवियस तक। नहीं यार, बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, ऐसा सेंस, ऐसा फीलिंग्स मेरे मन में थी। क्योंकि वो मैं देख रहा था उस बर्बादी को, उसके इफेक्ट को अपने परिवार में देख रहा था, कुछ रिलेटिव्स में देख रहा था। बचना चाहता था। पर वो सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते एजुकेशन पूरा हुआ, सर्कल कुछ ऐसा बना, काम ठीक से चलने लगा, सोशल लाइफ की सक्सेस मिलने लगी। साथियों ने समझाया सोशल स्टेटस के हिसाब से कभी कभी लेना जरूरी है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें बैठना जरूरी होता है। मैं भी समझ रहा था इन बातों को। कभी बैठा। वो शुरुआत थी दोस्तों 2-4 महीने में, 4 महीने में एक आध बार बैठने की, रात को 9-10 बजे के बाद। वो 9-10 बजे के बाद कभी कभी 4 महीने में वो धीरे धीरे ड्यूरेशन कम होने लगा दोस्तों। 4 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 1 महीना, 1 महीने से वीकली, और वीकली से डेली आने में बहुत स्पीड से वो फासला तय हुआ दोस्तों। समय नहीं लगा उसमें। जो सीटिंग रात को 10 बजे शुरू होती थी, वो धीरे धीरे 9, 8, 7, 6, 5 तक आने लगी। वो साइकिल बन गई थी दोस्तों। सुबह से ही प्लान ये बनने लगता था कि आज कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, कौन क्या अरेंजमेंट करेगा। और वो फोकस हो जाता था उस पर्टिकुलर टाइम पे। और वो साइकिल रेगुलर में आ गई। और रेगुलर में आते आते कुछ दुर्भाग्य मेरा दोस्तों ऐसा था कि मेरी लाइफ का बिजनेस वाइज पीक और क्रीम टाइम, और मेरे पल सोशल कैरियर का पीक और क्रीम टाइम, और मेरी शराबियत का दौर बढ़ने का पीक और क्रीम टाइम सब एक साथ थे। और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक जोश जुनून शुरुआत हुई, उसके बाद थोड़ा लगता था कभी कभी कि यार एक्साइटमेंट है, एनर्जिक फील होता है, थोड़ा डिफरेंट फील होता है, पैशन फील होता है। और वो कब शौक आदत बना, आदत लत बनी, और लत निर्भरता बनी, मेरी समझ से बाहर था दोस्तों। और इसी के चलते चलते किसी दिन इंदौर से भोपाल के बीच की जर्नी में मुझे कहीं रुक के मेरे साथी जो मेरे साथ थे, उन्होंने सुबह 9:30 9 बजे मुझे प्रपोजल दिया। वो रुके किसी होटल पे कि मुझे पित्ती सी हो रही है, ऐसा वैसा हो रहा है, तो मैं एक दो ड्रिंक ले लूं। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले। मुझे ऑफर किया, मैंने कहा नहीं नहीं यार, भोपाल जाना है, काम करना है, ठीक नहीं लगेगा। अरे बोले भाई साहब, भोपाल पहुंचते पहुंचते तो हवा हो जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। सामने वाले का प्रपोजल था लेकिन एक्सेप्ट तो मैंने किया। मुझे भी लगा मन में, हाँ यार भोपाल जाते हैं तो हवा हो जाएगी। और वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था दोस्तों, 2004 या 2005 में। मैंने 9:30 10 बजे सुबह पहला ड्रिंक लिया। अजीब सा भी लग रहा था, पर चूंकि रात को तो पीने लगा था और देर तक पीता था, फ्रेशनेस सी फील हुई। और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक दो जगह और रुका बंदा, और तब तक मैं अपने बैलेंस में आ चुका था कि ठीक है यार, एंजॉय कर रहे हैं। और वो प्रक्रिया दोस्तों मुझे आज भी याद है, बढ़ती गई। और वो शुरुआत हुई मेरी दिन में पीने की। और वो शायद सबसे डिजास्टर पॉइंट था मेरी लाइफ का। काम का बोझ, वो पीक पे, रिस्पेक्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा क्राउडेड माहौल पीछे है, और उसमें शराब। तो मैंने देखा दोस्तों, जैसी मेरी लाइफ स्टाइल होती है, जैसी मेरी दिनचर्या होती है, वैसे ही लोग जो होते हैं, कमोबेश पीने वालों का जमावड़ा आसपास धीरे धीरे होने लगा सुबह से रात तक। यहाँ से उठे वहां बैठ गए, वहां से उठे वहां बैठ गए, इनके साथ से उठे वहां बैठ गए। और वो कब 24 घंटे निकलते थे पता नहीं लगता था। किस हालत में घर पहुंचता था
और वो बढ़ता। विनोद जी, आप म्यूट हो गए हैं। अभी ठीक है? जी। ज्यादा देर म्यूट रहा हूँ क्या? नहीं, एक मिनट। ओके। फादर मेरे 2002 में रिटायर्ड हो चुके थे, वो मना करते थे, समझाते भी थे, लेकिन समझ से बाहर हो रहा था और टकराव बढ़ रहे थे मेरे उनके साथ, और समाज में बिजनेस सर्कल में टकराव बढ़ रहे थे। मेरे साथ काम करने वाले लोग चीटिंग करने लगे थे मेरे साथ। एक स्थिति दोस्तों ऐसी आई कि लोगों ने मेरे फोन तक पिक करना बंद कर दिए। हालत मेरी शराब में ही गुजर रही थी। सड़कों पे गिर पड़ना, कपड़ों में यूरिन कर लेना, सामान्य बातें हो गई थी। छोटा ब्रदर निकलता था, देखते हुए आता था। दो साइटें मेरी चल रही थी इंदौर में। साइड पे बैठ के पीते रहना, वहां के चौकीदार के साथ पीते रहना, मजदूरों से मंगा लेना। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति दोस्तों जो इंदौर जैसे शहर में कभी किसी बार में किसी जमाने में इसलिए नहीं बैठता था कि यार सोशल लाइफ है, सोशल रेपुटेशन है, अच्छा नहीं लगेगा, वो मेन चौराहों की वाइन शॉप पे इस तरह से खड़ा होकर शराब खरीदता था जैसे दूध खरीद रहा हो। वाइन शॉप खुलने का रास्ता देखना है, जब तक घर पे रखना शुरू नहीं की थी। 10 बजे वाइन शॉप खुलती थी तो 9:30 पौने 10 बजे से वेट करने लगता था दूर खड़े होकर। हाफ, 2 क्वार्टर, जो भी क्वांटिटी होती थी एक साथ लेता था, एक वहीं खड़े होके पीता था। और ये साइकिल दोस्तों बढ़ती जा रही थी। एक बार उसने मुझे मना किया कि भैया पानी मिला लिया करो यार, ठीक नहीं है। तो मैंने उसको जवाब दिया था, मुझे याद है, कि दादा दारू कोई पानी मिला के पी जाती है क्या? पीने दो। आप बोले यार हम आपकी जिंदगी के लिए बोल रहे हैं। मैंने मन में सोचा ये क्या समझाएगा मुझे। और वो डिटोरिएशन दोस्तों बढ़ रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काम बिगड़ने लगे थे, सोशल लाइफ बिगड़ने लगी थी, परिवार में उसका इफेक्ट दिखने लगा था। फिर भी डिपेंडेंसी दोस्तों मेरी ऐसी हो गई थी कि मेरा उसके बाद था। मैं शेविंग नहीं कर पाता था, सुबह ब्रश कर पाता था, और शेविंग नहीं करने के लिए एक्सक्यूजेस थे मेरे पास। ये ब्लेड ठीक नहीं है, वो ब्लेड ठीक नहीं है। खुलिया ऐसा हो गया था कि एक ही ड्रेस 5 5 7 7 दिन पहने रहना, उस पे कहीं गुटखे का मार्क बन गया है, खाना खाना नहीं। हालत ऐसी थी दोस्तों कि हर 30 25 मिनट में मुझे एक क्वार्टर लगने लगा था, फिर वो चाहे देसी हो विदेशी हो, जो मिल जाए उस समय। एक्सप्लाइट लोग इस तरह से करते हैं तब भी। दिन भर पीने के बाद भी मेरा एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, वो जो मेरी लाइफ में शायद आया ही मुझे उस पीरियड को एक्सप्लाइट करने के लिए था। वो फिर भी हाफ लेके आ जाता था, खुद के पेग छोटे बनाता था, मेरे बड़े बनाता था, जबकि मैं दिन भर में कम से कम एक बॉटल पी चुका होता था। वो जब बड़े बनाता था तो मुझे लगता था कि यार ये बेवकूफ समझ रहा है मेरे को मन में। बोले मैं सोचता था इसको क्या मालूम, असर ही नहीं करेगी मेरे ऊपर। और दोस्तों ये सब हो रहा था। दिक्कत दूसरी थी जो मन में कभी ख्याल आते थे। सबसे बड़ा हूँ घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, विरासत में मुझे जिम्मेदारियां बहुत मिली। फादर रिटायर्ड हो चुके थे, कोई बहुत बड़ी विरासत हो प्रॉपर्टी की या एसेट्स की, ऐसा कुछ नहीं था। और जो मेरा काम मैंने स्टेबल किया था ईश्वर की कृपा से उस दौरान अच्छे खासे लेवल पे, वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, दिख रहा था। पर शराब से दूरी नहीं बन पा रही थी। रोज रात को मन में सोचता था, कसम खाता था कि अब कल से नहीं पीऊंगा, पूरी ईमानदारी से खाता था उसको। लेकिन सुबह उठता था, तैयार होने तक सोचता था कि बस आज नहीं पीनी है, लेकिन बाहर निकलते निकलते जैसे मुझे कोई हिप्नोटाइज कर देता था, और गाड़ी सीधी वाइन शॉप पे पहुंचती थी। फ्यूनरल में जाना हो, लोग पिए हुए मिलने लगे, मुझे देख के दूरी बनाते थे। फंक्शंस में जाना ना के बराबर हो गया था। और कुछ भी समझ नहीं पड़ रही थी दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि जीवन अब ऐसे इसी तरह से कटेगा। मेरे बेटे की एज बढ़ रही थी, उसके साथ साथ मेरी शराब बढ़ रही थी। कोई रास्ता नहीं,
अल्टीमेटली मुझे, अच्छा मैंने इस दौरान दोस्तों एक्सपेरिमेंट बहुत किए खुद के साथ, बाहर पीऊंगा, इंदौर में नहीं पीऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, वो नहीं पीऊंगा, पर कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं है। एलोपैथी के ट्रीटमेंट एक मिथक, खुद को अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए मन में बन गया था कि यार किसी ने टोना टोटका कर दिया है, बहुत बहुत योग्य हूं मैं, बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था, खुद को भी लगा, माँ को भी लगा, मौसियों को, बुआओं को भी लगा, तो इस तांत्रिक के यहाँ, उस तांत्रिक के यहाँ, ये जाप करा लेते हैं, वो अनुष्ठान करा लेते हैं। एंड बाय द वे, मैंने जो सो फील किया उस समय कि जो भी ऐसा कुछ मैं कराता था, मेरे पीने की गति और तेज हो जाती थी, और बढ़ जाती थी क्वांटिटी। उसका जवाब भी मुझे बाद में मिला मेरे स्पिरिचुअल मेंटर से, पर वो भी असर नहीं किया दोस्तों। मैंने इससे साथ साथ अपना दिमाग चला, न्यूरो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, उनसे मिला। तो वो ट्रीटमेंट दोस्तों मैंने करीब 4 साल लिया, और इतना हेवी ट्रीटमेंट कि वो जो मेडिसिन मुझे देता था सेडेटिव, तो मेरा नंबर, नाम उसकी डायरी में नोट रहता था, मेडिकल स्टोर वाले की। पर शराब का दुष्चक्र ऐसा था कि दवाइयां भी खाता था और पीता भी था। रात को दवा का डोज लेता था और सोचता था कि बस ये आज शराब का आखिरी डोज है, अब दवा खा ली, कल सुबह से उठ के नहीं पीना है, कल से बिल्कुल बंद। सुबह उठता था, तैयार होता था, वो मेडिसिन का डोज लेता था और सोचता था कि बस आज दवा ले ली, अब नहीं पीना है। लेकिन दोस्तों उसके 20-25 मिनट बाद मुझे एक जुनून सा चढ़ता था कि नहीं यार, काम नहीं चलेगा, और फिर पी लेता था, आधे पागलों जैसी स्थिति। ऐसा लगने लगा था दोस्तों, समझ आ रहा था उस समय मुझे, जब मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे इल्म हुआ था कि मैं यार बहुत डेंजर लाइन पे हूँ। पर हर बार मेडिसिन के कोर्स के साथ एक्सक्यूज मेरा खुद का यही होता था कि चलो इस बार नहीं, अगली बार से जब कोर्स शुरू करूंगा तो बंद कर दूंगा, जैसे तैसे गाड़ी चलाना झूमते जामते। पर कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था दोस्तों, स्थिति डे बाय डे डिटोरिएट होती जा रही थी। मेरी वाइफ को लगने लगा था कि पता नहीं हमारे जीवन का क्या होगा। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने मान लिया 2 महीने का मेहमान और है। मेरा वजन घट के शायद 40-50, 49-50 के सराउंड रह गया था, वाइट हुआ एकदम, खाना एकदम बंद, चाबी छुपा लें, किसी भी तरह से निकल जाऊं, किसी से भी मंगवा लूं, सारे कुतर्क जो एक शराबी करता है वो मैंने किए। बेटा साइड पे साथ में आया, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। 9th क्लास में था, उसको बिठाया साइड पे, मैंने कहा आप बैठो बेटा, मैं आता हूँ। उसने बोला नहीं, आप जा रहे हो पीने, आप मत जाओ, आपको मेरी कसम। मैंने कहा नहीं, पीने नहीं जा रहा हूँ मैं, सीमेंट वाले के यहाँ जा रहा हूँ। मैं दोस्तों वहां से सीधा वाइन शॉप पे गया, वहां से मैंने वो अपना सामान लिया। उस समय ख्याल आया कि बेटे ने कसम दी, तो उसका तोड़ मेरे से शराबी के पास बहुत अच्छा होता था, उसने पीने की कसम दी थी ना, लाने की नहीं दी थी। वो ले आया साइड पे आके पीजी, हाइट ऑफ अनसेनिटी। और ये सब चलते चलते दोस्तों किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था, सब अपने अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे थे, मेरे वेल विशर जो कुछ बचे थे वो भी। और उस दौरान मेरी मौसी को कहीं से मैसेज मिला, पहली बार, फेलोशिप के बारे में, अल्कोहलिक एनोनिमस का। मेरी मौसी, मेरी वाइफ और मेरा कजिन मुझे लेके रेड चर्च की मीटिंग शुरू हो गई थी इंदौर में, वहां पहुंचे। छोटा सा ग्रुप था उस समय, मेरे 3-4 ओल्ड टाइमर्स थे, मैं उनके पास बैठा, मेरी फैमिली बाहर अननोन में बैठी। तो उनकी मीटिंग सुनता रहा, प्रेयर अटेंड की थी मैंने। 15-20 मिनट बाद मुझे लगा कि यार बातें तो ये अच्छी कर रहे हैं, पर इनका कुल मिला के अल्टीमेट सॉल्यूशन तो ये ईश्वर ही बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से भगवान ने ये किया, ईश्वर ने ये किया। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार ये लोग मुझे क्या भगवान के बारे में समझाएंगे, इनसे ज्यादा पूजा पाठ मैं करता हूँ, इनसे ज्यादा चालीसा, स्तोत्र, अनुष्ठान सारे मैंने किए हैं, मुझे याद है। मैं उसी के बाहर बाहर भरोसे कर लूंगा, मैं समझ गया हूँ कैसे करना है मुझे। और मैं दोस्तों मीटिंग छोड़ के बाहर आ गया, मेरी फैमिली वहीं बैठी रही। बाहर आके रेड चर्च से मैंने ऑटो पकड़ी, जीपीओ चौराहे पे आया।
वहां से फिर लेके पी और फोन कर दिया कि मैं तो निकल आया हूँ, कोई खास बात नहीं है, दम नहीं है, अपन अपने लेवल पे कर लेंगे। वो मेरी पहली मीटिंग थी दोस्तों। तो शायद ईश्वर को मुझे और भी कुछ दिखाना था। अमूमन जो मैंने देखा है, अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग रूम में आने के बाद अगर मेरे साथ शराबी उस सच्चाई को स्वीकार करके सरेंडर नहीं करता है, तो बाहर जाने वालों की हालत क्या होती है मैंने इन 11 सालों में बहुतों की देखी है। तो मैं निकल आया दोस्तों वहां से। और उसके बाद पीना और बढ़ गया। तो उस दौरान मुझे 2-3 बार दिक्कतें हुई डीवीटी की मेरे पैर में। कई बार मैं एडमिट हो जाता था कि 10 दिन एडमिट रह लूंगा, 7 दिन फिर निकल के नहीं पीऊंगा। मेजर टाइप ऑफ डिटॉक्स। 10 दिन बाद डिस्चार्ज होता था, सोचता था कि यार रात को एक क्वार्टर पीता हूँ बस, उसके बाद उसको उस पर ही फोकस रखूंगा। वो एक क्वार्टर कब वही 24 घंटे की साइकिल पे आ जाता था, मुझे पता नहीं लगता था। तो हालत फिर डिटोरिएट होना शुरू हुई मेरे पैर में। फिर से मुझे हिकअप्स की बहुत प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों उस दौरान। लगातार हिचकियां चलती थी और इतनी खतरनाक चलती थी, जोल जोल से आवाज आती थी। मैं एक बार हिकअप्स के लिए एडमिट रहा। मेरे ओल्ड टाइमर जो दो कांटेक्ट में आए थे मेरे, जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था उसके बाद, वो किसी फेलो मेंबर की मदर को देखने आए उस हॉस्पिटल में नीचे। डॉक्टर ने उनको बोला कि तुम्हारा एक साथी नीचे भी है। उन लोगों ने देखा, वो बहुत बुरी हालत में था। वो बोले यार अब कोई संभावना नहीं है, तुम ट्रीटमेंट सेंटर चले जाओ। फिर भी उनको टाल दिया मेरा डॉक्टर। मुझे बोला कि तुम्हें यहाँ से मैं तभी डिस्चार्ज करूंगा जब तुम यहाँ से सीधे किसी रिहैब सेंटर में जाओगे। उसको प्रॉमिस किया डॉक्टर को, जी डॉक्टर साहब वहीं जा रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों वो 2-3 महीने में और भुगते मैंने। तो मुझे लगा अल्टीमेटली कि यार अब शायद जीवन बचा नहीं है, और बचा है तो ऐसे ही चलेगा, तो क्यों ना एक बार ये प्रयोग भी कर लिया जाए। और तो कुछ असर नहीं कर रहा। जाना पड़ा दोस्तों मुझे। बेंगलोर के किसी रिहैब सेंटर में गया। शुरू में बड़ा तकलीफ सा लगा 1-2 दिन। जब पहले दिन रात को मेरे उस समय के मेरे इनिशियल स्पॉन्सर रहे, काउंसलर रहे, वो मेरे पास आके बैठे। मैंने उनको पूछा, अच्छा वहां जाते ही मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां याद आने लगी दोस्तों। साइट है अधूरी पड़ी है, पापा बीमार है, बेटा छोटा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आके मेरे पास बैठे, मैंने उनसे ये सब डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे बोला, ठीक है सब सब अच्छा हो जाएगा। हमने कहा कैसे हो जाएगा डॉक्टर साहब? बोले हो जाएगा, बताऊंगा 2-3 दिन बाद। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार 2-3 दिन बाद ये बताएंगे अच्छा हो जाएगा। 2-3 दिन बाद तो एक उम्मीद बन गई। 2-3 दिन निकले, आइसोलेशन में था मैं 5-6 दिन। फिर पूछा मैंने, बोले हाँ बताऊंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ, और 2-3 दिन बाद बताऊंगा। 7-8 दिन निकले, थोड़ा शरीर ठीक हुआ, कुछ कुछ दोस्तों वहां फिर समझ में आने लगा था। और वो निकलते निकलते महीना भर निकला। महीने भर बाद उन्होंने मुझसे पूछा तुम भूल गए? मैंने कहा नहीं सर याद है, लेकिन मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो दरअसल मेरी डिपेंडेंसी जो शराब पे थी, मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद भी मैं उस बात को समझ नहीं पाया। मेरा फेथ डेवलप नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी शराब छोड़ने की इच्छा तो बलवती थी, लेकिन उसके लिए समर्पण, एक्सेप्टेंस नहीं था। मुझे इन कई शब्दों का अंदाजा नहीं था दोस्तों। शराबी, शराबियत, ये सब समझा मैंने प्रोग्राम में आने के बाद। और वो जो मेरी पहली परंपरा है कि केवल एकमात्र शराब छोड़ने की इच्छा, वो मुझे वहां समझ में आई कि यार बाहर में अल्टीमेटली अपनी क्रेविंग नहीं रोक पाता था। और ऐसा कुछ होता नहीं था मेरे साथ कि कोई मुझे रोक पाए किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से। और वो क्रेविंग दोस्तों मुझे ऐसी होती थी कि पीऊंगा तो मर जाऊंगा, और नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन शायद उस ट्रीटमेंट सेंटर की जेल में एक फेथ सा ये था कि हाँ हॉस्पिटल में हूँ, कुछ होगा तो तुरंत मुझे एड मिल जाएगी। जबकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दोस्तों मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस वहां नहीं आया। और वो चीज पहली बार मुझे वहां समझ में आई दोस्तों कि यार कबाड़ा कुल मिला के मैंने अपने हाथ से अपना किया है। तो सबसे बड़ी कारण दोस्तों जो मुझे अपनी कहानी में समझ में आई थी, वो मेरी सेल्फ विल, मेरी मर्जी। जितना मेरी मर्जी से चलने की कोशिश की, उतना डूबता गया। मुझे उन बातों को समझ में आने लगा जो प्रश्न मेरे हुआ करते थे कि मैं शराबी क्यों बना।
पर हाँ रह पाया दोस्तों में केवल 60 दिन। मदर की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। पर उन 60 दिनों में पहला पाठ मैंने पढ़ लिया था कि यार ईश्वर से रिश्ता मैंने नहीं रखा, ईश्वर ने तो मेरे से रिश्ता रखा था और मुझे जीवित रखा है। आज कोई बड़ी बीमारी नहीं दी है, सिंगल पीस में हूँ। ये शब्द मुझे हमारे काउंसलर ने बोले थे वहाँ, कि तुम्हारी इतनी क्रॉनिक हिस्ट्री के बावजूद आज तुम सिंगल पीस में बैठे हो, दिमाग ठीक से काम कर रहा है, तुम्हारी सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। दैट्स मीन के ईश्वरीय कृपा तुम्हारे साथ है। और वो समझ पाया दोस्तों में, ईश्वर ने मेरे साथ साथ रखा मेरा, लेकिन मैंने नहीं रखा। मुझे वो रिश्ता सुधारना है। पहली मोटी बात समझ में आई। दूसरी बात दोस्तों मैंने पकड़ी, जिस दिन मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा, वही मेरा स्पिरिचुअल स्पॉन्सर ने मुझे बोला था, विनोद आज में जीना कल में मत जीना, एंड गॉड्स विल इज सुप्रीम। बस इतना कर एक दिन के हिसाब से, बाकी सब ठीक होगा, तेरी इच्छा हो तो वापस आ जाना। वो लेके आया दोस्तों ने, यहाँ मैंने चलना शुरू किया, एक एक दिन करके ईश्वर की इच्छा पे छोड़ के, अपने ओल्ड टाइमर्स के बीच रह के। और वो शुरुआत हुई दोस्तों मेरी रिकवरी की, और चमत्कारिक शुरुआत, जो मैंने नहीं सोचा था कभी जीवन में, कि विद इन ए ईयर मुझे ईश्वर ने वापस उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। मेरा शरीर ठीक हुआ, दिमाग ठीक हुआ, रिश्ते सुधरे, वो सोशल पोजीशन जो डिस्टर्ब हुई थी वो सुधरी, परिवार का वातावरण अच्छा हुआ, मदर की तबीयत ठीक हुई। मदर तो आज भी है, फादर ने देखा मुझे, चलने लगा दोस्तों। लेकिन वो पिंक क्लाउड, वो एक गुमान, अभी जो फेलो मेंबर डिस्कस कर रहे थे अपनी प्रीवियस शेयरिंग में, कि ठीक है ना यार, स्टेप वर्क जिस तरह से करना था, वो मेरे उस समय के इनिशियल स्पॉन्सर वो बेंगलोर में थे, एक दो बार उनसे मिलने दिल्ली आए तो गया, जैसे तैसे अपनी समझ के हिसाब से वो जैसा बता रहे थे वैसा नहीं कर रहा, लेकिन कर रहा था, पढ़ भी रहा था। शुरू के साल 2 साल मीटिंग करीब करीब रेगुलर रहा, एक्टिविटीज अटेंड करी। बट उसके बाद ऐसा लगने लगा कि यार अब ठीक हूं मैं। और दूसरा, मेरी प्रायोरिटीज बदली दोस्तों। पैसा, पावर, सोशल स्टेटस, ये प्रोग्राम से ऊपर आ गए। और कहीं ना कहीं प्रोग्राम सेकेंडरी हो गया। जब ये ऊपर आए तो डेफिनेटली मेरी सैनिटी भंग होनी थी, और वो हुई। ईश्वर की कृपा दोस्तों ये रही कि किसी ना किसी तरह से मैं लिटरेचर भी पढ़ता रहता था, अपने उन स्पॉन्सर के और अपने ओल्ड टाइमर्स के बीच भी रहता था। मीटिंग आना मेरा कम हो गया था, मीटिंग से बात से मैं कनेक्ट कर पाया अभी फेलो भर की। मीटिंग आना कम हो गया था, कभी कभी आ गया, संडे को आ गया, कोई ओकेशन है, किसी फेलो मेंबर का ग्रेटिट्यूड डे है, उनका कॉल आ गया तो पहुंच गया। पर मैंने मीटिंग को प्रायोरिटी नहीं माना था दोस्तों, और उसके नुकसान हुए मेरी लाइफ में। मैं अपने शब्दों में बोलूं तो उन 2 सालों में, 2-3 सालों में मैंने महसूस किया कि ईश्वर ने कुछ चीजें मेरे से वो ली जो मुझे इमीडिएट लौटाई थी। वो पावर जो भगवान मुझे देता है रिकवरी में आते ही, उसको अगर मेरे जैसा शराबी टाइमली स्टेप पर लेके मीटिंग में रह के उसको डाइवर्ट नहीं करे, तो वो पावर मुझे ही नुकसान पहुंचाता है। मेरे एक ओल्ड टाइमर मुझे बोलते हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था, कि विनोद, रिकवरिंग एल्कोहलिक का दिमाग दुधारी तलवार होता है, बाहर चल जाए तो सारी बुराइयों को साफ कर ले, और अंदर चल जाए तो खुद को साफ कर ले। तो वो दोस्तों दरअसल उस 2-3 साल के पीरियड में मेरी सेल्फ फील बहुत चलने लगी थी, फिर से डिमांडिंग हो गया था, चीजों को अपने लेवल पे ऑपरेट करना है, मेरी मर्जी मेरी इच्छा, दूसरों को बदलने की कोशिश करना। और वो महसूस किया दोस्तों मैंने अपने परिवार में भी। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं फिट हो गया हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने शराब छोड़ दी है, आप सब लोगों को मेरी बात माननी चाहिए, मेरे हिसाब से निर्णय लेने चाहिए। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विद माय वाइफ, बहुत इनोसेंट लेडी, जिसने अपने जीवन के 15 साल सिर्फ उस तकलीफ में गुजारे जब वो आई थी, और बहुत छोटे से एक जगह पे यूपी की। उस समय मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया कि यार तू गलत है यार, वो अपनी जगह सही है, बदला तू है, वो नहीं बदले, तेरे को बदलाव करना है, तेरे को सुधार करना है, तेरे को ये टॉलरेट करना है। तो इसे ड्रॉबैक था दोस्तों मीटिंग का, मीटिंग से दूर रहने का। पर फिर भी दोस्तों लाइफ चल रही थी अच्छी, ईश्वरी की कृपा से, काम ठीक।
दूसरी चीजें ठीक, ये चिनने के बाद मुझे एक चीज दोस्तों मैंने अच्छे से पकड़ रखी थी, जिसके ऊपर मेरा फर्म बिलीव पहले दिन से था, 8वें 10वें दिन से आ गया था मुझे, ईश्वर की इच्छा। आई सरेंडर माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। और मैं ये मान रहा था जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। प्रोग्राम ने मुझे सिखाया हार मान लेना, छोड़ना, वो एक्सेप्ट कर रहा था। थोड़ी सी कमियां थी उसमें जो मुझे बाद में महसूस हुई। और ये चलते चलते दोस्तों 3 साल पहले, ठीक है, मैं पावर फ्लक्चुएशन देख चुका था, मॉनेटरी बिजनेस को लेके वो देख चुका था, सोशल फाइट को देख चुका था, पर वो कभी मेरे लिए उतनी पैनिक साबित नहीं हुई। 3 साल पहले मैं किसी इमोशनल ड्रामा में उलझा, और वो इमोशनल ड्रामा के कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, सैनिटी डिस्टर्ब, गुस्सा बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही। तो वो एक फ्लैश लाइट सा मुझे बड़े टेंशन में, जैसे हायर पावर का डायरेक्शन था कि कल से मीटिंग शुरू करना चाहिए। मुझे भी लगा कि यार हाँ, जाके देखना चाहिए, मीटिंग शुरू करना चाहिए। मैंने दोस्तों फिर से मीटिंग शुरू की। उसके पहले शुरुआत करी थोड़ा सा स्पॉन्सर दूसरे लेके काम करने की, वो भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर से ढंग से पूरे प्रोफार्म में लेने के लिए मीटिंग गया दोस्तों, मीटिंग जाना शुरू किया, और इस मूड से गया था कि थोड़े बहुत दिन जाऊंगा, ये ड्रामा से निकल जाऊंगा, देन बाकी तो सब ठीक चल ही रहा है यार। पर वो शायद मेरे हायर पावर की इच्छा कुछ और थी, उनकी कृपा थी कि मैंने जितनी भी उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी थी उसके पहले के उन 7 8 सालों में, उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं उसी प्रोफार्म में अपने जीवन को जीने की कोशिश की थी दोस्तों। सोच के गया था कि ठीक है थोड़े बहुत दिन में, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि भगवान ने मेरी वो सीट फिक्स कर रखी है वहाँ। उस स्टेप वर्किंग को एनालाइज किया, मुझे समझ में आया यार कि ये जो नसें तनी रहती थी, ये जो चिड़चिड़ाहट थोड़ी बहुत मन में होती थी, जो बदलने की कोशिश करना, ये सब क्यों हो रहा था। तो अपने जवाब मिलने शुरू हो गए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों शुरुआत जब मुझे स्टेप वर्क मिला कसौरी कदमों पे, तो शराब के सामने पावरलेस हूँ, ये तो लाइफ ने सिखा ही दिया था मुझे। मैं खुद ही निकलना चाहता था, वो रास्ता मिला, अनमेनेजेबिलिटी भी क्लियर दिख रही थी। लेकिन उच्च शक्ति मेरे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी, वो मेरे लिए एक यक्ष प्रश्न था यार, कि उच्च शक्ति से तो मेरा रिश्ता इतना ज्यादा अच्छा रहा है, इतने ज्यादा मैंने पूजा पाठ तंत्र मंत्र अनुष्ठान किए हैं, तो उन्होंने तब तो नहीं सुधारा, आप कैसे सुधार देंगे। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला चलता रहे, समझ इस चीज को, पढ़ता रहे, मीटिंग में रहे। तो वो दोस्तों वो चीज समझ में आई मुझे कि रिश्ता ईश्वर ने मेरे साथ बना रखा था, मैंने नहीं बना रखा था। मुझे मेरे से उनका रिश्ता मैंने सुधारा और मैंने उनका हाथ पकड़ा। तो वो बात मुझे समझ में आने लगी यार कि मैं चूक कहाँ कर रहा था। मैं धर्म को अध्यात्म समझता था, मेरा आचरण ईश्वर की इच्छा के विपरीत था। मैं डिमांडिंग था, मैं ईश्वर को भी अपनी कंडीशन पे चलाना चाहता था, और परिणाम वही होना था कि मैं बनना कुछ और चाहता था, भगवान मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, और बन गया मैं शराबी। तो वो चीज दोस्तों काम आई मुझे अपनी थर्ड स्टेप पे। मुझे बड़ी सरलता से उस समय सबसे अच्छा रास्ता दिखा था, ये जब मेरी शुरुआत हुई रिकवरी की। तो यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ था शरीर, लोगों का विश्वास नहीं था मेरे ऊपर, कामकाज की स्थिति जीरो पे थी, कोई सपोर्ट नहीं। तो मुझे मेरा स्पॉन्सर की उस समय की गई बात याद थी, गॉड्स विल सुप्रीम। और वो निर्णय में ले चुका था कि ठीक है यार, अब जो होगा, जैसा ईश्वर चलाएंगे चलता रहूंगा। पर दोस्तों वो चमत्कार मैंने देखा जब मैंने टकराना बंद किया सिचुएशन से, पीपुल प्लेस से, सिचुएशन से, अपनी मर्जी चलाना धीरे धीरे एक एक दिन करके नियंत्रित की। मैंने क्या कि जो सद्बुद्धि ईश्वर ने दी उसके मुताबिक चलता रहा। जीवन आसान हो गया दोस्तों, चीजें सुधरने लगी अपने आप। क्योंकि प्रोग्राम ने मुझे सिखा दिया था मुझे लाइफ नीड्स पे जीनी है, डिजायर्स पे नहीं जीनी है। जैसा मैंने पहले भी शेयर किया है कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी सेल्फ विल, मेरी मर्जी पर अभी इसी समय जैसा मैं चाहता हूँ। उस चीज से धीरे धीरे मुझे मुक्ति मिलने लगी और जीवन आसान होने लगा दोस्तों। वहां मुझे अपने प्रश्नों के जवाब भी मिलना शुरू हो गए। चौथे कदम ने मुझे दोस्तों उन प्रश्नों के जवाब दिए जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचे थे। वो खुन्नस जो मेरी अपने पेरेंट्स के लिए थी, जिन बातों को लेके मैंने शेयर किया, मेरा पेरेंट्स से मेरा टकराव बढ़ रहा था मेरी समझ बढ़ने के साथ साथ,
वो लिखते लिखते दोस्तों आंखों में आंसू आ गए थे मेरे कि वो कहाँ गलत थे यार, वो जो बेस्ट मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। टकराव मेरा था मेरी इच्छा को लेके, मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मुझे अपने रिसोर्सेस का एस्टिमेशन नहीं था। वो अपनी जगह सही थे, मदर को लेके, बाहर के मेरे कई साथियों को लेके, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की जो बात महसूस की थी, पढ़ी थी, सुनी थी, वो अपने आप में देख ली दोस्तों मैंने। उस चौथे कदम ने मुझे बगैर स्कैन बगैर एक्सरे के अपने आप से मिलवा दिया। गिल्ट सा आ गया मन में अपने आप को लेके कि यार मैंने क्या जीवन जिया है और मैंने क्या किया है और कैसे इससे निकलूंगा। लेकिन रास्ता था दोस्तों, ईश्वर ने हाथ पकड़ रखा था, मेरे स्पॉन्सर ने उसके बाद जब फिर स्टेप पे उनसे शेयर किया, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि यार तुमने ईमानदारी से लिया है, और ये जो तुम नशे तने होने की बात करते हो, थोड़ा फ्री हैप्पी जाए फुल दिक्कत महसूस करते हो, वो अब नहीं होगी। और वो हुआ दोस्तों, वो चीज मैंने महसूस की, क्योंकि ईश्वर के सामने मैंने उन बातों को कबूल कर लिया था। बिग बिग मुझे बड़ा क्लियर बोलती है कौन आज की दुनिया में अपने आप को गलत मानना चाहता है, कौन माफी मांगना चाहता है। लेकिन वो सिलसिला आप लोगों के बीच रहने के कारण ईश्वर की कृपा से चल रहा था, और वो चलता रहा दोस्तों। स्टेप वर्किंग ठीक से कर पाया, उसको समझ पाया, उसको जीवन में अमल में लाने की कोशिश की। और नवे स्टेप पे जब अमेंड्स पे आया दोस्तों, तो वो एक क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट था मेरे लिए, कहीं फियर का था, कहीं ईगो का था। लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ अमेंड्स करने में मुझे दिक्कत नहीं आई, और वो जवाब जब उनके सुने मैंने अपने अमेंड्स को पढ़ने के बाद, वो पारा मेरे मन में हमेशा के लिए घर गया। दोनों का एक ही रिप्लाई था मेरे फादर का, चल तू ठीक है यार, और तू अच्छे से रहे, हम तो यही चाहते हैं, तब भी यही चाहते थे। मेरी वाइफ ने सुनना पसंद ही नहीं किया, उसके लिए तो बोले मेरे लिए इतना ही पर्याप्त थे। मेरी लाइफ का दोस्तों सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था मेरे एक दोस्त का, मेरे कॉलेज टाइम के एक सीनियर का, जिसको मैं अपनी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण मानता था, सबसे बड़ी खुन्नस थी। वहां मुझे दिक्कत सी आनी शुरू हुई। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे क्लियर बोला कि यार तुम प्रॉमिस करके आए हो मुझे कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कांटा तुम्हारे अंदर रह जाए जो बाद में बरगद बन जाए। ये करना पड़ेगा, और ईश्वर ने तुम्हें माफ किया है, तुम्हें उसको माफ करना है। ये दिस इज द न्यू बिगिनिंग, नहीं तो वो तुम कॉन्शियस कांटेक्ट दिक्कत देगा तुम्हें। और किया दोस्तों मैंने वो, हिम्मत दी, ईश्वर ने मुझे वो सद्बुद्धि दी, वो अमेंड किया। और उसका मैंने एक मिरेकुलस इफेक्ट देखा दोस्तों, कि जो बंदा 10 टाइम हाइटफुल in comparison to my life, either in economical aspect, either in social aspect, either in financial aspect, उसके लिए एक शौक था मेरा फोन करना। उसको लगा था कि ये कहीं फंसा हुआ है, कुछ को कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि उसके बाद से मेरा रिकवरी में आने के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं था। बड़े क्यूरियोसिटी में उसने मेरा कॉल अटेंड किया। मैंने कहा आता हूँ थोड़ा टाइम लेके, तो गाड़ी भेज दूँ, ये कर दूँ। मैंने कहा नहीं, आ जाऊंगा। उसको उम्मीद थी मैं कुछ और बात करूंगा। जब मैंने अपना अमेंड पेपर निकाला, उसको पढ़ना शुरू किया, वो मेरे हाथ से लेने लगा। मैंने कहा मैं पढ़ लूँ, मेरा अपना काम कर लूँ। ही वॉज शॉक्ड, नहीं मैं समझता हूँ, और ये नहीं है, वो नहीं है। बट मैं उसके चेहरे को देख पा रहा था। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि यार कि उसको ऑब्जर्व करना, अपने को ज्यादा कुछ नहीं, अपना अमेंड करके चल देना है वहां से। बाद में उनको बताया मैंने, और उसके इमीडिएट बाद 2-3 बार उसने मुझे कॉल किए, कंटिन्यूस मेरे से कांटेक्ट रखने की कोशिश की। मैंने अपने स्पॉन्सर से ये इशू शेयर किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि देख विनोद, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टूल है, हमें अपना पार्ट देखना है, हम अपना पार्ट क्लियर कराएं। बट अगर उसने कुछ भी गलत किया होगा तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए गिल्ट में रहेगा कि यार ये इतना सब होने के बावजूद भी खुद आके मेरे साथ में माफी मांग के गया है। तो वो चीज दोस्तों बाद में भी मैंने देखी। कमेंट्स भी दोस्तों मैंने देखे हैं। ईश्वर जब चाहता है, जैसे चाहता है, तभी होते हैं। मेरा एक कमेंट्स मेरे एक बिजनेस पार्टनर के साथ ड्यू था, और उसके लिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मना किया था, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो जितना डैमेज हुआ वो मेरी शराब के कारण हुआ, और मुझे ये लगता था कि यार इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मना किया था, इसके साथ अमेंड नहीं करना है, छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो। मिरेकल है दोस्तों,
प्रोग्राम का, कि उसके बाद 2-4 महीने 3 महीने निकले और मेरा उसका खुद का कॉल आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा अपने स्पॉन्सर से, उन्होंने बोला हाँ बुलाओ, मिलो उससे। ठीक है, उससे मैंने बात की। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो मेरे से अमेंड्स शो करने आया था, कन्फेशन के लिए आया था। मैंने उसको उल्टा जवाब दिया कि नहीं यार, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, शराब में पी रहा था, गलती मेरी थी। आप तो बिजनेस कर रहे थे, आपको जो करना था वही किया। उसके लिए वो शॉक्ड था। दोस्तों, वो सद्बुद्धि, वो शक्ति ईश्वर ने दी कि वो मैं कर पाया, और उसके बाद ये मेरी प्रैक्टिस बन गई दोस्तों। अब तनाव नहीं होता है उन बातों का। खुन्नस जैसी जगह अब दिल में जगह नहीं बना पाती, होता है निकल जाता है यार। सामने वाले का अपना एग्जिस्टेंस, सामने वाले की अपनी सोच है। यही गलती तो मैं, ये जीवन तो पहले जिया करता था सब पे हावी होने की, सबको अपने हिसाब से चलाने की। और यही दोस्तों चीजें मुझे मदद करती हैं मेरी इन्वेंट्री में। जितना क्लियर मेरा इनर हाउस होगा, मुझे बताया था आप लोगों ने, ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस, हेल्प अदर्स। जितना क्लीन मेरा हाउस होगा, उतने ही क्लीन कॉन्शियस कांटेक्ट मेरा मेरे हायर पावर से हो सकता है। और वो डायरेक्शन मुझे इन्वेंट्री में तभी मिल पाती है जब मैं अपनी क्लीनिंग को रेगुलर फोकस करूं। क्योंकि उसके बगैर दोस्तों वो डायरेक्शन ही नहीं मिलती है ना मुझे, वो डिफोकस्ड हो जाती है, वाइब्रेट हो जाएगी। अगर मेरे माइंड में एंगर है, ईगो है, ग्रेंडियोसिटी है, तो वो प्रैक्टिस दोस्तों, अभी बिल्कुल सही कहा भाई ने कि एक दिन के हिसाब से मुझे, क्योंकि वो ऑब्सेशन आज भी मेरे माइंड में है, वो एलर्जी आज भी मेरी बॉडी में है। दुनिया वही है, बदला मैं हूँ। वो ट्रिगर्स ऑल अराउंड है, कौन सा ट्रिगर, एक गलत विचार मुझे कब कहाँ ले जाएगा मैं नहीं कह सकता। पर दोस्तों, ये कॉन्शियस कांटेक्ट ही मुझे अपने जीवन को चलाने में, इन्वेंट्री और उसके साथ मदद करता है। क्या आज के दिन मैंने ठीक किया है, क्या गलत किया है, ये मुझे अपने आप में तोलने को आईना दिखा देता है। और तभी मैं समझ पाता हूँ, मदद मांग पाता हूँ ईश्वर से, आप लोगों से। क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग से, आप लोगों के बीच से ही मुझे सारा रास्ता मिला है। आप लोग हो तो मैं हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस है तो मैं आज ये शेयरिंग कर पा रहा हूँ, ये सब कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो वो शराबी था जिसने एक समय पे ये मान लिया था कि यार जीवन अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैं वो अल्टरनेट ढूंढूं जो मेरे वाइफ, मेरे बेटे, मेरे फादर, मदर फादर को सपोर्ट कर पाएंगे। और इसलिए दोस्तों मानता हूं मैं कि मैं एक चमत्कार हुए, चमत्कार ईश्वर ने किया मेरे साथ। लेकिन किया इन 12 कदमों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। आपकी शेयरिंग से मैंने सीखा, इस लिटरेचर से मैंने सीखा। बहुत आभार निकलता है दोस्तों उन पूर्वज शराबियों के लिए, जो मेरे जैसे शराबी के लिए इतने सुंदर, इतने सरल से कार्यक्रम की रचना करके गए, जिस पे मैं चलता हूँ तो शराब तो बहुत छोटी सी बात रह जाती है। एक लाइफ बिल्डिंग प्रोग्राम, मॉरल बिल्डिंग प्रोग्राम, जो चीज मुझे बचपन में सिखाई गई थी, जो मेरा 7वां कदम बोलता है कि मैं नैतिक चरित्र का निर्माण तो भूल ही गया था। तो आध्यात्मिक पतन दोस्तों जब हुआ, तो नैतिक चरित्र का निर्माण कैसे होगा? मेरी मर्जी, मेरी इच्छाओं ने उस नैतिकता को, उस इच्छा शक्ति को खत्म ही कर दिया था देखिए। लेकिन जब इच्छा शक्ति ने काम नहीं किया, तो मेरी उच्च शक्ति ने काम किया। तो उच्च शक्ति की मदद से ही आज मैं एक एक दिन करके इतना समय निकाल पाया हूँ। और ये भी बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, जैसे अभी प्रीवियस फेलो मेंबर शेयर कर रहे थे, कि मुझे जब तक जीवन में सांसें चल रही हैं, प्रोग्राम में रहना है, मीटिंग अटेंड करना है, और 12 कदमों के हिसाब से ही जीवन जीना है। मेरे जैसे शराबी के लिए ये एक रक्षा कवच है। इससे बाहर जाके मैं जीवन जीता हूँ तो मेरी आत्म शांति बिगड़ती है दोस्तों। और मेरी आत्म शांति अगर बिगड़ी, तो मेरी सोबराइटी खतरे में, मेरा डिसीजन गलत कोई भी हो तभी हो सकता है जब मेरी आत्म शांति पे संकट होगा। और अगर मैं सुनता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ और उनसे सीखता नहीं हूँ, तो मेरी आत्म शांति कायम नहीं रह सकती दोस्तों। कोशिश करता हूँ दोस्तों इसीलिए कि एक दिन के हिसाब से हमेशा याद रखूं कि मैं एक शराबी हूँ। और मेरी दिनचर्या दोस्तों आज भी वैसे ही शुरू होती है, सबसे पहले ईश्वर से वो सुबह उठते से ही आज के दिन के लिए उनसे शक्ति मांगता हूँ, सद्बुद्धि मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ रक्षा करें, मेरे चारित्रिक दोषों से मेरी मदद करने की सद्बुद्धि दें। रात को सरेंडर प्रेयर में आभार व्यक्त करता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, अपने फेलो मेंबर से बात करता हूँ, नए भाइयों की मदद करता हूँ।
तब जाके दोस्तों लगता है कि प्रोमिसेस फुलफिल होते हैं, जो मैं होते हुए देख रहा हूँ। आज जो कंटेंटमेंट है वो ईश्वरी कृपा से सफिशियंट है। आज जो एक सुकून है पर्याप्त है। आज किसी अंधी दौड़ होड़ में शामिल नहीं हूँ दोस्तों। जिस जिस हालत में मेरा हायर पावर मुझे रखता है, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे वही मिलेगा। मैं जिसके लायक हूँ वही मुझे मिलेगा। जिस नीयत से मैं जिंदगी जीऊंगा उसी से मेरी नियति तय होगी। ये इन 12 कदमों ने और आप लोगों ने मुझे समझा दिया है बहुत अच्छे से। तो कोई भी किंतु परंतु नहीं दोस्तों। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि मुझे बना के रखें प्रोग्राम में, आप लोगों के बीच, फेलोशिप में, आप सबके बीच। आभारी हूँ दोस्तों आप सबका, हृदय से आपने शेयरिंग करने का मौका दिया। आभारी हूँ मैं अपने होप ग्रुप के, अपने फेलो मेंबर्स का, जिनके बीच रह के मैं ये सब सीखता हूँ और अपनी सैनिटी और सोब्राइटी को मेंटेन किया हूँ। ईश्वर की कृपा बनी रहे, वो सद्बुद्धि देते रहे। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, आपने सुना मुझे। थैंक यू।